नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उधम सिंह नगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के खेल स्टेडियम में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और जिसके तहत हमारी सरकार ने खेल नीति 2021 को लागू किया है। खेल नीति माध्यम से राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सीएम ने कहा कि जब खिलाड़ियों को कोई पदक मिल जाता है तो बहुत सारे हाथ आगे आ जाते हैं, लेकिन उनसे पहले उन खिलाड़ी को बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप यहाँ पर हो रही है। मैं सभी आयोजकों को और इसमें प्रतिभाग करने वाले पूरे देश से और विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेलों को और खिलाड़ियों के संरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए नीति बनाई, उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, जिसमें एक सामान्य परिवार का भी अगर उत्कृष्ट कोई भी खिलाड़ी है, बच्चा है, बेटी है, बेटा है, अगर वो खेल में उसकी योग्यता क्षमता है तो उसको अपनी योग्यता क्षमता के लिए दिखाने के लिए किसी के आगे नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं कि एक सामान्य परिवार का बेटा बेटी भी खेलों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अधिवेशन में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में आए हुए सभी लोगों को चिंतित और मंथन से अमृत निकलेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बहुत सारा चिंतन, बहुत सारा मंथन आप सब लोगों के बीच में हुआ होगा और इस मंथन और इस चिंतन से मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से अमृत निकलेगा। और ये अमृत जो विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने जगन्नाथपुरी से लेकर इंद्रपुरी तक तमाम निर्माण कार्य किए, उन निर्माण कार्यों की तरफ आप सबके अंदर भी प्रेरणा और ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारा राज्य एक युवा राज्य है और युवा राज्य के रूप में हम 22वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और हमारा संकल्प है कि जब हम 25 साल के हों तो हमारे राज्य के अंदर सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से हों, सारी व्यवस्थाएं हमारा इस प्रकार का सिस्टम हो कि हम आने वाले समय में जब हम 25 साल के हों तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों। तो उसमें निश्चित रूप से हम सबकी बहुत जिम्मेदारी है, हम सबका बहुत दायित्व है और आप सब लोगों का योगदान हमेशा से रहा है। यहाँ पर बताया गया और मैंने खुद स्वयं देखा है कि कोरोना महामारी के दौरान आप सबके द्वारा बहुत सारा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी लोगों की सेवा के लिए अपने आप को झोंकने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब लोगों के द्वारा लगातार उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। हाँ, जरूर है, जैसा आनंद मर्दन जी ने कहा कि हम सब लोग, कोई भी अभिभावक है, मैं आयु में आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों से आयु में कम होऊंगा, लेकिन आज मुझे मुख्य सेवक की जिम्मेदारी है। हम भी चाहते हैं कि उन सब बातों का समाधान हो, उनका सबका रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन हमें देखना होगा कि हमारे प्रदेश की जो इस समय वित्तीय स्थिति है वो स्थिति किस दिशा में जा रही है, हमारे संसाधन किस दिशा में जा रहे हैं, हमको किन संसाधनों की आवश्यकता है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ पर मुख्य सेवक हूँ, ये प्रश्न इनका भी नहीं कि जो मंच पर बैठे हैं, ये प्रश्न हम सब लोगों का है और इस प्रश्न का उत्तर हम सब लोग मिलकर खोजेंगे। सहकारिता विभाग में हुई भर्ती में गड़बड़ी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश अध्यक्ष करण महाना मौजूद रहे। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। वहीं उन्होंने विधानसभा में हुई भर्ती के मामले को भी प्रमुखता के साथ में उठाने की बात कही।
ये गंभीर विषय है और राज्य के लिए बहुत ही चिंताजनक बातें हैं। नौकरी पर, वो भी सरकारी, सहकारी, विभिन्न क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उनमें यदि पैसे दे करके नियुक्तियां हुई तो फिर ये राज्य के लिए बहुत ही घातक है। और ये मुद्दा जिसको गणेश गोदियाल जी ने उठाया है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार को चाहिए कि वो लोग विधानसभा की एक कमेटी गठित करें इसकी जांच के लिए, या जो है न्यायिक आयोग गठित करें ताकि इसकी तह में जाकर के दोषियों को दंडित किया जाए। सहकारिता विभाग में पिछले 5 सालों से तमाम चले आ रहे भ्रष्टाचारों के चलते धन्यवाद देना चाहता हूं गोदियाल साहब को कि इतना गंभीर मुद्दा जो आज सबसे बड़ी दिक्कत है उत्तराखंड की बेरोजगारी की, उसको इन्होंने उठाया है और उसमें हम सब लोग यहाँ कांग्रेस जन उपस्थित हैं। सरकार जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के बाद भ्रष्टाचार करते जा रही है और मौन लेके हमारे मौनी बाबा बैठ गए हैं। धामी जी का एक ही है कि साहब भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और सामने से जो है मक्खी नहीं निकली जा सकती है। धन सिंह रावत जी के टाइम में पूर्व में जो 1000 अधिकारियों की भर्ती हुई थी उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें कोरोना के कारण में टाइम पर जब लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, एक प्राइवेट कंपनी से नोएडा में परीक्षा ली गई। जिन लोगों को पूर्व में सूचना थी वो वहाँ पहले से उपस्थित थे और उन्हीं की परीक्षा लेके उनको पद में दिया गया। आज जिस पद को सरकार ने समाप्त कर दिया था उसको एक नया नामकरण करके उसको पुनर्जीवित करके अपने लोगों को रेवड़ियाँ बांटने का काम धन सिंह रावत जी ने किया है। और जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि साहब मैं बिल्कुल निष्पक्ष जांच करा रहा हूँ, वो ये बताएं कि जो व्यक्ति के रहते हुए घोटाला हुआ है उसके पद में रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि पहले धन सिंह रावत जी से इस्तीफा लिया जाना चाहिए, तभी हम किसी निष्पक्ष जांच की बात को समझ सकते हैं, मान सकते हैं। आज बेरोजगार बहुत परेशान हैं और गोदियाल जी को विधानसभा चुनाव के बाद जहां प्रदेश में जनता ने बीजेपी को सत्तासीन किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यशपाल आर्य का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास में स्वागत किया। हालांकि यशपाल आर्य के नेता प्रतिपक्ष बनने से पार्टी के अंदर सर्वसहमति भी दिखाई दे रही है और इस दौरान यशपाल आर्य ने पार्टी हाईकमान और प्रदेश के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया और साथ ही आर्य ने कहा कि कांग्रेस के पास युवा नेताओं और अनुभवी नेताओं की टीम है, जिसका फायदा आगे आने वाले दिनों में मिलेगा और जनता के अनुरूप उनके विकास के मुद्दों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभारी हूं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका जी का। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैं उसका निर्वहन करूंगा। जो आज के सवाल हैं, जो जनता के ज्वलंत प्रश्न हैं और जो भाजपा के खोखले वादे हैं, आज महंगाई, पलायन, बेरोजगारी, किसानों के साथ जुल्म जाति, अनदेखी, नौजवानों के हाथों में काम नहीं और विकास का कोई पैमाना नहीं, विकास की कोई अवधारणा नहीं। जो वंचित समाज, शोषित समाज, जो पिछड़ा समाज है, जिन्हें इस सरकार से बहुत ज़्यादा, पिछली सरकार से भी इस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और वो उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र में बीजेपी अल्मोड़ा, द्वाराहाट और धारचूला विधानसभा में मिली हार के बाबत कहा कि बीजेपी इन तीनों सीटों में कम मतों से हारी है और इसके लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक समीक्षा कर चुके हैं और इसकी रिपोर्ट भी हाईकमान को भेजी जा चुकी है और हार के कारणों की पड़ताल भी की जा रही है और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से, मोदी जी के प्रेम से, भारतीय जनता के प्रेम, पार्टी के प्रेम से ये रिकॉर्ड टूटे हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है और अपेक्षा हमारी थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमारे पास विधायकों की संख्या भी 47 जीत के आई है
और अल्मोड़ा सीट को लेकर के आपका आकलन है, हम 3 सीटों को बहुत कम वोटों से हार गए। अल्मोड़ा विधानसभा की सीट को हम बहुत मार्जिनली वोट से हारे, बल्कि ईवीएम की मशीन में हम जीत गए। हम पोस्टल बैलेट में हार गए। वैसी दौराहट की सीट को भी हार गए। धारचूला की सीट को भी हम कम वोटों से हारे। तीनों सीटें हम जीत सकते थे, बट इसमें पार्टी ने एक समीक्षा करके नियुक्त किए हैं अधिकारी, और उस समीक्षा हुई है। समीक्षा के अनुसार अगर जो भी हमको लगेगा कि किन क्या क्या कारण हमारे हारने में रहे हैं, उनको हम सुधार करेंगे। अगर क्योंकि जिन लोगों को पर्यवेक्षकों को भेजा गया था, वो पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश के अध्यक्ष जी को और संगठन को दी है, और प्रदेश का चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक होने के नाते से हमारा भी बैठना होना है। कुछ बैठना हुआ है एक चरण में, और आगे भी बैठना है। और हमको अगर कोई ऐसा पाया जाता है कि चुनाव के कारण से चुनाव में कोई दिक्कत हमारे ही पदाधिकारी कार्यकर्ताओं। बीजेपी अपने 42वें स्थापना दिवस को पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसमें जनता के लिए सहायता शिविर लगाकर विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने देहरादून की मसूरी विधानसभा में दिव्यांग जन सहायता शिविर का आयोजन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, और साथ ही संगठन महामंत्री अजय ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर, चश्मा, साइकिल, वैसाखी के साथ में कई जो उपकरण थे वो वितरित किए गए। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देश भर में बीजेपी स्थापना दिवस सेवा के रूप में मना रही है, और जिसके तहत 5 दिव्यांग जरूरतमंद लोगों को सहायता देने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के बीच में जाकर, जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करती है। जहां अन्य पार्टियां जीतने के बाद पूरे 1 साल तक जश्न मनाती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतने के तुरंत बाद सेवा कार्य में लगते हैं। आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। इसको हमने एक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम मना रहे हैं 20 तारीख तक, और लगातार रोज न कहीं किसी क्षेत्र में जनता के बीच में आकर गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आज एक दिव्यांग जन शिविर हमने यहाँ पर लगाया है, जिसमें कान की मशीन, आँखों के चश्मे, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, वॉकर, सारा सामान यहाँ पर। बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये पहल की जा रही है। आज हमारे कई दिव्यांग भाई बहनों को यहाँ पर व्हील चेयर, ट्राई साइकिल और कान की मशीन मिली है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि प्रत्येक समाज के अंतिम वर्ग तक हमारी योजनाओं का लाभ मिले। अल्मोड़ा पहुंचे रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश का कांग्रेस के नए कप्तान और रानीखेत के पूर्व विधायक करण महारा को अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। कांग्रेस के जो नए मुखिया हैं उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। बाकी कांग्रेस का अपना संगठन का अपना अंदरूनी मामला है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ, लेकिन उनको नए पद की बधाई देता हूँ। नहीं, रानीखेत तो बहुत, मैं कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से आज तक हमेशा हाई प्रोफाइल ही सीट रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे लगता है कि इसीलिए यहाँ पर मुझे उम्मीदवार बनाया कि इस सीट को जीतने के लिए, और मुझे विश्वास है कि पार्टी आगे भी अपनी रणनीति में इसी प्रकार अपनी रणनीति बनाएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ होनी चाहिए। इसी के तहत उत्तराखंड गदरपुर में प्रख्यात वास्तु विशेषज्ञ वीरेंद्र भारती ने कांग्रेस नेता शिल्पी अरोड़ा के आवास पर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर वास्तु विशेषज्ञ वीरेंद्र भारती ने कहा कि लोगों में इस समय तनाव का स्तर और चिंता बढ़ती जा रही है, और ज्यादातर लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। इसलिए वास्तु का महत्व लोगों के जीवन में ज्यादा बढ़ जाता है। दुकानों और मकानों को किस तरह से बनाया जाए, वास्तु शास्त्र इसके लिए सही उपाय है। शांतिपूर्ण घर और इंटीरियर इंसान के शरीर को स्वस्थ करता है, और दिमाग भी इससे स्वस्थ रहता है। देखिए, हमारी वैदिक परंपरा में वास्तु का बहुत बड़ा स्थान है। कोई भी इंसान अपने घर में, अपने ऑफिस में अगर वास्तु के हिसाब से नहीं चलता तो उसको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और उसका मोस्ट ऑफ द टाइम उन दिक्कतों से निपटने में लग जाता है। वो अपनी लाइफ में जहाँ पे पहुँचना चाहता है, वो जो होना चाहता है, वो हो ही नहीं पाता।
तो उस सारे समय को बचाने के लिए, जबकि सपोज कीजिए एक आदमी है वो वास्तु पे यकीन करता है, एक आदमी यकीन नहीं करता। जो आदमी यकीन करता है उसने वास्तु के हिसाब से बनाया, जो यकीन नहीं करता उसने नहीं बनाया, जबकि वो बना सकता था। तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो लोग पहले नहीं बनाते और बाद में परेशान होते हैं, फिर उसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आपने बनानी है, आपने लाखों करोड़ों रुपए घर में लगाने हैं, तो बेटर है कि अगर आप वो वास्तु के हिसाब से बना देंगे तो जो हमारी वैदिक परंपरा चली आ रही है उसको फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि वास्तु का मतलब ही वासती है, यानी आप जहाँ पर वास करते हैं वहाँ से पूर्ण रूप से सुख सुविधा। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रांझी खेल का आयोजन किया। इसी के साथ में आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि बेहतर गुणवत्ता के साथ ही कार्य जल्द ही पूरा किया जाए। डीएम ने कहा कि खेल प्रतिभागियों के लिए इस तरह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने रांसी खेल मैदान में मल्टीपर्पज हॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल और कैंटीन की सुविधाओं का जायजा लेते हुए कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निगम इकाई देहरादून को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। कल भी उन्होंने निरीक्षण करने के बाद ये बताया कि हमारे थोड़ा बहुत जो कमी है रेता वगैरह को सुधारने की, तो वो हम पूरी करेंगे कि सही से बैठ जाए। और उन्होंने बताया कि हमारा थोड़ा बहुत ट्रैक को जहाँ पे लॉन्ग जंप था हमारा थोड़ा चेंज करना था डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसलिए वो बता रहे थे हमें कि अगर यहाँ पर डीएम साहब बराबर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं या पत्रकार लोग बराबर आ रहे हैं, तब तो इस कार्य की प्रगति होगी। और हमारे जेई साहब भी यहाँ पर खड़े हो रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जैसे रांसी सबसे ऊंचाई पर जो ये उत्तराखंड का स्टेडियम है या हिंदुस्तान का स्टेडियम है, ये चमके, बाहर की टीमें यहाँ हैं, तो कम से कम हम लोगों की एक अलग पहचान बने। हमें लगे कि हमारे पास रांसी स्टेडियम है और इस स्टेडियम के कारण जो है खेलों में हमारे जो है गढ़वाल को प्रतिनिधित्व मिले, लोग आगे बढ़ें और कम से कम ये काम। कंडोलिया स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। लगभग 22 करोड़ से भी अधिक लागत का निर्माण कार्य का वहाँ पे जो है कार्य योजना बनी है और डीपीआर के अनुरूप जो है रांची स्टेडियम में जो है हॉस्टल निर्माण, उसके बाद में इंडोर स्टेडियम निर्माण और सिंथेटिक टर्फ का जो कार्यवाही है वो चल रहा है। आगामी दिसंबर के समय तक जो है ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसा मैंने निर्देश उनको दिया है। और उसके साथ साथ में हम लोगों ने जो है वहाँ से नज़दीक में एक हेलीपैड के लिए भी स्थान चयनित किया है भविष्य में, क्योंकि पौड़ी जनपद के आसपास में जो हेलीपैड है वो रांची स्टेडियम में है, तो स्टेडियम के अंदर उतरना सही नहीं होगा। इसके लिए हमने एक अलग से हेलीपैड का भी चिन्हीकरण किया है, जो कि माननीय मुनिकृति क्षेत्र के रामझूला पार्किंग में टेम्पो संचालकों ने हमला किया और आरोप है कि नया ठेका होने के बाद ठेकेदार दोगुने से ज्यादा पार्किंग शुल्क मांग रहे हैं। और साथ ही टेम्पो संचालकों ने कहा कि जब तक पार्किंग शुल्क कम नहीं होता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और टेम्पो संचालकों को ठेकेदार और नगरपालिका के साथ में बैठकर वार्ता करने की सलाह दी। पुलिस की सलाह पर अभी चर्चा होने के दौरान टेम्पो संचालकों के दो पक्षों में विवाद हो गया और लात घुस्से भी वहां पर चल गए। इसी के साथ में आपको बता दें कि हालांकि पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करा दिया, लेकिन टेम्पो संचालक अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हमारा सिस्टम यहाँ पे ऑटो विक्रम एवं टैक्सी 40-45 साल से यहाँ पर संचालित हो रही हैं, परिवहन सुविधा दे रही हैं देशी और विदेशी नागरिकों को, जिसका भी जो है जिम्मेदारी नगर पालिका की भी है और पुलिस प्रशासन की भी है, परिवहन सुविधा सुचारू रूप से संचालित हो। उस समय पार्किंग भी यहाँ पर नहीं थी, तब से ये व्यवस्था सुचारू रूप से दी जा रही है और इसी के मद्देनज़र चलते ही ये सुविधा लगातार चलती रही है। अभी कोई नए ठेकेदार महोदय जी आए हैं और उन्होंने ये व्यवस्था खराब करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल भी किसी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी निर्धारित शुल्क है उससे मिनिमम शुल्क हम पहले भी पे कर रहे थे और उसे भी हम अभी भी जो पिछले ठेकेदार को दे रहे थे उसे भी हम देने को। इस पार्किंग के टेंडर दिए गए थे, तो इसमें माननीय ईओ साहब ने हमें यह अवगत करा करके कराया गया था कि ये जो पूरी पार्किंग है उनके दिशा अनुसार की ये सारी पार्किंग आपकी है। इस पर उनके मानक तय आएंगे, हम 2 व्हीलर से कितने रुपए लेंगे, 3 व्हीलर से कितने रुपए लेंगे, कार से कितने रुपए लेंगे। अब आज हम सुबह पोजीशन लेने के लिए यहाँ पे आ गए थे, कल रात को 12 बजे से। अब हम पोजीशन ले रहे हैं, हम लोगों के नियमानुसार जब हम पर्चियाँ काट रहे थे, टेम्पो यूनियन वाले अपने बहुबल का प्रयोग करते हुए वो कह रहे कि हम किसी तरह की कोई पर्ची नहीं कटेगी और हम यहाँ पे फ्री में गाड़ी लगाएंगे। और हमारे इस टेम्पो यूनियन 30% इन टेम्पो यूनियन का कब्जा है।
अब आप ये बताइए कि हम ये बच्चे हैं, मैं भी अब केदारनाथ आपदा पीड़ित हूँ। अब ये बताइए हमारे माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, हम नगर पालिका में 1 करोड़ रुपए भर रहे हैं। उसके बाद भी ये हमारे साथ बहुबल दिखा करके सुबह मारपीट करके हमको धमका करके, और मैं सिंगल आदमी हूँ और ये पूरे के पूरे बहुबल अभी इन्होंने मेरी पार्किंग के आगे धरना प्रदर्शन दे रखा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको कोई दिक्कत है ईओ साहब से बात करो जिन्होंने हमें पार्किंग दी है, चाहे आप सारी पार्किंग ले लीजिए, हमें ईओ साहब से कहलवा दीजिए, हम 25% हम अपना उसमें ईओ साहब से कहेंगे कि भाई जितना इनका कब्जा उतना हमारा माफ़ कर दिया। ऐसा ही ये नगर पालिका की पार्किंग है। लास्ट ईयर भी ये पार्किंग गई तो ठेकेदार ने इनसे वसूली की जो मांग की वो हमारी नगर पालिका की दरों पे मांग की, क्योंकि 40 रुपये प्लस जीएसटी 3 व्हीलर का है, लेकिन ये किसी न किसी कारण इनसे 10 रुपये या 20 रुपये ले जाएं, इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने को लेकर जहां राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो वहीं यशपाल आर्य का कहना है कि उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर सीएम से मुलाकात की है और इसलिए उनके सीएम से मुलाकात को सामान्य तरीके से लेना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका की तवज्जो कुमाऊं मंडल को दी गई है, तो वहीं गढ़वाल मंडल को लेकर उनका कहना है कि उत्तराखंड एक कौमी गुलदस्ता है और पार्टी हाईकमान इस पर विचार कर रहा है, जिससे गढ़वाल मंडल के नेताओं को भी उचित सम्मान दिया जाएगा। सीनियर लीडर हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने किस संदर्भ में मुलाकात की होगी, विकास के मामले में बात कर सकते हैं, कोई भी अन्य काम हो सकता है, उसके निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए और उसको एक सामान्य भेंट के रूप में लेना चाहिए। और मेरी उनसे कल ही बातचीत हुई है, उन्होंने कल अपनी ब्लेसिंग दी है मुझे और सहयोग के लिए कहा है, तो सबका सहयोग चाहिए। उनका भी अनुभवी नेता है प्रीतम सिंह जी और उनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे विधानमंडल कांग्रेस विधानमंडल के नेता में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, उनका भी हम सहयोग लेंगे, उनसे भी मार्गदर्शन लेंगे, सब ने मिलकर काम करना है, ये परिवार को हमने जोड़ना है। कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी कांग्रेस, आपको लगेगा नहीं। आप ये जो भ्रांतियां हैं, जो इस तरह की कयास आज तक लगते रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कहीं न कहीं पर हमने वो दिखा भी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम सब जगह अस्पताल जाएंगे, हमारे संगठन जाएगा। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के पास निश्चित रूप से गढ़वाल के बारे में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से गढ़वाल की जो एक महत्व है, वो गढ़वाल की अनदेखी कौन कर सकता है। और हमारा तो हमेशा कांग्रेस का एक संकल्प भी रहा है, कांग्रेस की एक सोच भी रही है कि सबको, पूरा गढ़वाल कुमाऊं ही नहीं, पूरा उत्तराखंड एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में कई फूल हैं, उस फूलों की ज़रूरत महक आपको। अल्मोड़ा जनपद की लाइफलाइन मानी जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 87 जो कि अब 109 है, इसका अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टमटा ने वर्तमान में चल रहे सड़क सुधारीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए सांसद ने काफी नाराजगी व्यक्त की और NH के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर सड़क को सुधार करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि वर्ष 2021 में भारत सरकार ने इस मार्ग के सुधारीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए जारी किए थे। विभाग ने धीमी गति से कार्य कर रहा है और जिस कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने NH के सभी अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और साथ ही जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए। और धूल की बात हो रही है, जनता परेशान है ना, इसमें ये कब तक आपने कहा है जैसे हम 10 दिन में इसको पूरा कर? हाँ सर, 10 दिन के अंतर्गत हम इसको कंप्लीट कर देंगे, गड्ढा मुक्त बना देंगे। लेकिन जहाँ ज़्यादा है वहाँ तो जो है रिन्यूअल ही हो पाएगा इसका, जिसमें धनराशि प्राप्त होने के बाद सर जी के पांडे जी PWD हमने कल से लगाने से शुरू कर दिए हैं। कितने दिन में पूरा हो जाएंगे? तो अगले 7 से 10 दिन में हम लोग इसको जो गड्ढा मुक्त बड़े खड्डे जितने हैं सब ठीक कर दे रहे हैं। ठीक है। और धूल का है नहीं, धूल की समस्या का? धूल के लिए तो पानी का छिड़काव है, चल रहा है। आपका कहना है कि 10 दिन। ऊधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा के सुरई वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय के परिसर में वन कर्मियों को वन क्षेत्र में बाघों के आकलन के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से नई तकनीकी की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में खटीमा
किलपुरा और सुरई रेंज के रेंजर, डिप्टी रेंजर, वन दरोगा, वन बीट अधिकारी मौजूद रहे। जहां वन्यजीव संस्थान देहरादून से वन्यजीव विज्ञानी आनंदिता और ऋतु ने बाघों के आकलन के लिए नई तकनीकी के बारे में आवश्यक बिंदुओं पर जानकारी दी। वहीं हल्द्वानी के वन्यजीव विज्ञानी जयप्रताप ने भी नई तकनीकी के उद्देश्यों और फायदे के बारे में वन कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी। वहीं इस संदर्भ में खटीमा एसडीओ शिवराज चंद ने बताया कि बाघ आकलन के संदर्भ में वन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। भारतीय बाघ आकलन की संबंधी प्रशिक्षण यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें MS टाइप्स जो नई तकनीक है उसका उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे समस्त तीनों सब डिवीजन, हमारा जो खटीमा सब डिवीजन है इसका पूरा तीनों रेंजों का स्टाफ यहाँ आया हुआ है। और इसमें हमारे नए फॉरेस्ट गार्ड भी हैं जो एकदम नए भर्ती हुए हैं, उनके लिए विशेषकर लाभकारी होगा। नई तकनीक के इस्तेमाल से सटीक आंकड़े आएंगे और उससे बाघ गणना जो है ये राष्ट्रीय। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।